तो बच्चों आज पढ़ेंगे हम यण संधि। क्या पढ़ेंगे? यण संधि। ये स्वर संधि के अंतर्गत आती है। बताया था ना संधियां कितनी प्रकार की होती हैं? पहले गुण संधि नहीं, सबसे पहले संधि के कितने प्रकार हैं? कौन कौन से हैं? स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं और व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं उसे अच संधि? क्योंकि इस माहेश्वर सूत्रों में अ से लेके चौ तक, चौ नहीं, हाँ चौ से पहले यहाँ तक ये स्वर है। अ यू री री ए ओ अयो, इसलिए इसको अच संधि भी कहते हैं। अच्छा स्वराहा। हल संधि क्यों कहते हैं व्यंजन संधि को? ह से लेके इस लौ तक सारे व्यंजन हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बात करते हैं यण संधि की। इसका सूत्र है इको यणचि। क्या है सूत्र? इको यणचि। अगर हम इसे अलग अलग कर देंगे ये होगा यण धन अचि। ये तीन निकल के आए, तीन शब्द निकल के आए ना, इका यण और अचि। यहाँ उत्तो हो गया, वो हो गया इसे, ये इका है। वैसे इका ये जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। इक का ऐसा बनेगा, एक का यण हो जाता है, अच बाद में हो तो, अच माने स्वर बाद में हो तो, एक का एक को यण हो जाता है यदि बाद में अच हो तो। देखो सूत्रहीन परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। अधिकतर हिंदी वाले ऐसा, हिंदी में ऐसा होता है कि परिभाषा रटाते हैं। ठीक है, यदि यू री री के बाद कोई स्वर आए तो ई ऊ री री का, ई का यो, उ का वो, री का रो, री का लो हो जाता है। ये परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को क्या समझना है? सूत्र को बस, इको यणचि, इको यणचि। तो इका यण अचि, इक का यण हो जाता है यदि बाद में अच हो तो, अच्छा स्वरा, अच माने स्वर हो तो। ठीक है, देखो इक क्या है? एक प्रत्याहार बताया मैंने तुमको, ई से लेके ई उ री री, ई उ री, इनको नहीं लेंगे हलत वाले वर्णों को। आई बात समझ में? क्योंकि ये प्रत्याहार बनाने के लिए मात्र रखे गए हैं। ठीक है, तो वैसे यण क्या है? ये यो से लेके इस अणु तक, यो वो रो लो, इस टो को भी नहीं लेंगे, इस अणु को भी नहीं लेंगे। जैसे ई जो है, इसको जरा हम गाढ़ा कर दें। एक प्रत्याहार में इस ई से इस को के पहले वर्ण, ठीक है, ये एक प्रत्याहार हो गया। यण प्रत्याहार इस यो से, यो वो रो लो। अब इक को यण होता है स्वर बाद में हो तो। ये जो मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया, यदि धन अपि, सुधन आगतम, पितृधन आज्ञा और लृधन आकृति, इन सब में जो है एक है। एक कहाँ है? इसमें ई है, इसमें ऊ है नहीं है? इसमें कौन सा है? छोटी ई, छोटी कहते हो ना तुम लोग। ई, इसमें क्या है? ऊ है नहीं? ऊ, इसमें क्या है? री, री है ना, रॉ मत कर देना। ठीक है, ये पूरा लृ अपने आप में स्वर ही है। ठीक है, ये देखिए ये आगे नहीं चारों ई ऊ री री है नहीं उदाहरणों में? है कि नहीं? है। अब क्या करना है हमें? भाई इक का यण हो जाए, लेकिन किस इक का यण होगा? ई का क्या होगा? ऊ का क्या होगा? तो एक क्रम से ही समझ लो इसे। ठीक है, इसका नियम, ई का हमेशा यो होगा, ध्यान रखना। ऊ का हमेशा वो होगा, री का हमेशा रो होगा, लृ का हमेशा लो होगा। अब आप कहोगे सर वहां तो इनमें हलंत नहीं है, आपने इनमें हलंत क्यों लगा दिया? फिर यहाँ तो हलंत नहीं है ना। ये यो और ओलो में असल में ये पाणिनि ने उच्चारण, पाणिनि जी ने जो हमारे पाणिनिष्ठाध्यायी व्याकरण के बहुत बड़े रत्नाकार हैं, उन्होंने ये कहा भाई ये है वैसे बिना स्वर के ही सब, ह से लेके लौ तक। ठीक है, हल, लेकिन उच्चारण के लिए हमने इन्हें ऐसे रखा क्योंकि व्यंजन का स्वर के बिना उच्चारण एक असंभव सा है। ठीक है, या तो किसी शब्द के दूसरे अक्षर के साथ जुड़ा हो तब तो उसके साथ मिलाकर उसका उच्चारण हो जाता है, लेकिन उसका स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं है। इसलिए उसमें सब में और रख दिया, सब में और स्वर रख दिया। वो कहते हैं जब भी प्रयोग करेंगे हम इन्हें, जब भी माहेश्वर सूत्र का प्रयोग होगा ऐसे ही होगा, स्वतंत्र व्यंजन, क्योंकि वो व्यंजन है ना, स्वतंत्र व्यंजन है। अगर इसमें हम इसको हलंत न लगाए, इनको ये लाठी न दे नीचे से, तो ये
ये क्या हो जाएंगे फिर? इनमें स्वर लग जाएगा ना, लग जाएगा कि नहीं? और स्वर लग जाएगा, फिर ये स्वतंत्र व्यंजन कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। स्वतंत्र व्यंजन वो है जिसमें कोई स्वर न लगा हो, जिसमें कोई स्वर न लगा हो, इसलिए य वालों को मैंने ऐसे लिखा। अब अर्थ माने स्वर हो गया, स्वर यदि बाद में है तो। अब पहले उदाहरण में आते हैं, जरा ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा। कोई परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं, कोई भी अन्य कुछ भी यण संधि को यूं ही खेल खेल में समझाऊंगा। इधर यदि धन अपि, देखो वर्ण विच्छेद जब हम करते हैं, इस दो में ई की मात्रा लगी है, छोटी ई की। अब आगे चले गए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ई बाद में पहले है, ई बाद में ही होगा। स्वर हमेशा व्यंजन के पीछे से ही लगता है। आई बात समझ में? अब इसका वर्ण विच्छेद करें हम, वर्ण विच्छेद ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हम फिलहाल इसको ऐसे लिख देते हैं, यद कर देते हैं, इसमें से ई को अलग कर देते हैं। ये अलग कर दिया हमने। अगर हमने ई को अलग किया तो इसको लाठी देनी पड़ेगी, क्योंकि इसी के सहारे खड़ा था, नहीं तो गिर जाएगा, है क्या? और उसके बाद क्या है, पीछे क्या आ गया? अपी। अपी तो ऐसे लिख देते हैं, कोई ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब वो कह रहा है भाई, जब ई होगा उसके बाद यदि कोई स्वर आएगा, एक को यण होगा, ये भी यण संधि है, एक का यण हो जाएगा यदि बाद में कोई स्वर है। ई के बाद कोई स्वर है? ई के बाद स्वर है? नो, क्यों? ये और नहीं है क्या? ई के बाद स्वर आ रहा है ना, तो नो क्या होता है? ई के बाद और आ रहा है ना, तो ये कह रहा है कि भाई इस ई का ऐसा यो हो जाएगा। अब क्या करना, देखो हमें कुछ नहीं करना है, ये हमने बिल्कुल सीधी सी बात है। हमने क्या करना है, इधर ध्यान देना, हमने ऐसे लिखा, यद लिखा, अब इस ई की जगह हमने ये यो रख दिया, ठीक है? फिर क्या हो गया? अब इसको मिला देंगे। क्या करेंगे? इसको मिला देंगे। अब देखिए मिलाएंगे तो क्या होगा? या तो आप इसको ऐसे ही लिखो, ये भी शुद्ध है, लेकिन इसका रूप अधिकतर हम कैसे लिखते हैं इसको? हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं जैसे विद्यालय में लिखते हैं, दो और यो मिलके ऐसा रूप भी बन जाता है, द्यो बनता नहीं, देखा होगा ना तुमने? बस दोनों शुद्ध है, ठीक है? दोनों शुद्ध है। इसको जरा ऊपर लिख दे, क्योंकि यहाँ वो आएगा, ऐसे भी तुम लिख सकते हो, अपनी कॉपी में सीधे लिख लेना, ठीक है? ये भी शुद्ध है, ये भी सही है। आई बात समझ में? आ गई? यद्यपि आ गया समझ में? यस सर। इक को यण होता है, अच बाद में हो तो इक क्या है? ई उ री री। यण क्या है? य र ल। ई को य होगा, उ को व होगा, री को रो होगा, री को ल होगा। सीधी सी बात है? यस सर। सीधी। आगे बात समझ में? अब आया वो वाला, इधर ध्यान दो, इसमें क्या है? उ स्वर है, इसमें ई स्वर था, इसमें री स्वर है। अब इधर ध्यान देना, वैसे ही करेंगे हम, 100 में से उ को निकाल देंगे। ध्यान देना, 100 में से क्या करेंगे? उ को निकाल दिया तो ऐसा हो गया ना सर, बिना स्वर का लंगड़ा हो गया ना ये, बिना स्वर का व्यंजन लंगड़ा हो जाता है, उसको लाठी थमानी पड़ती है, जिसको हलंत चिन्ह कहते हैं, ठीक है? अब वो हो गया, पीछे क्या आ गया? फिर आगतम ऐसे ही लिख देते हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, उ क्या है? एक है, एक है ना, एक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। पीछे क्या आ गया इसके? स्वर। कौन सा स्वर आया? आ स्वर आया ना। अब इस उ का क्या हो जाएगा बताओ जरा, आप लोग बताओ क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। वो कैसा? वो हलंत वाला वो, ठीक है? पीछे क्या हो गया? देखिए उ के स्थान पर हमने क्या रख दिया? वो, तो क्या हो जाएगा? क्या होता है इसका बताओ? स्वागतम। स्वागतम बहुत सुना होगा, लेकिन स्वागतम की संधि विच्छेद नहीं आती होगी तुम्हें। आज समझ लो, सुधन आगतम, सुधन आगतम बराबर स्वागतम। आई बात समझ में? सरल है कि नहीं है नहीं? इस ऊ की जगह हमने ये वो रख दिया। अब देखिए वैसे ही री की बारी आ गई, पितृ धन आ गया, हमने यहाँ पर उदाहरण लिया है, ध्यान रखना। आप ऐसा कर देंगे, फिर धन री को अलग करके हम पीछे क्या लिखूं? क्या लिखूं? आज्ञा तो रहेगा ही ना, रिकॉर्ड खराब हो रहा है। देखिए ये आ गया पितृधन आज्ञा,
अब हमने क्या करना है, बताओ अब क्या करूं, आप खुद बताओ आप लोग। फिर अब री के स्थान में क्या रखूं, क्या रखूं, री के स्थान में क्या आएगा, रो कैसा, पीछे क्या लिखूं, आज्ञा। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना, हाँ इसको जोड़ते समय, ठीक है। अब बता देना, पी तो वैसे आई अपनी जगह में है, ठीक है। अब तो में रो लगाएंगे, या तो तुम ऐसे लिख दो, इसे ऐसा भी लिखते हैं ना, और ये तो हो गया। अब इसमें हलन तो रहा फिर भी भाई, क्यों स्वर तो आया नहीं अभी तक, स्वर आया, ये भी आधा था, ये भी आधा था, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको हटा देंगे, इस आ की मात्रा को इसमें लगा देंगे, आयन आ गया, इसे क्या आ गया, पित्राज्ञा, यानी कि पिता की आज्ञा। आई बात समझ में, सबके आई। वैसे ही लिरी धन आकृति, लिरी में होता है टेढ़ी, आकृति में आकृति, टेढ़ी आकृति। भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं उनकी लिरी आकृति, क्योंकि वो टेढ़ी आकृति में हमेशा खड़े रहते हैं ऐसे, जब बांसुरी बजाते हैं ना, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, अब इसमें कुछ नहीं है ज्यादा काम, लिरी के स्थान पर क्या रख देना है, कैसा लो, ठीक है। हमने ऐसे रखा और पीछे क्या कर दिया, आकृति, आकृति, ठीक है। तो क्या हो गया ये, अब लौ में क्या मिलेगा, लौ में हलंत है, लौ में क्या करेंगे, आ लगा देंगे, ठीक है। लाकृति, क्या बना शब्द, लाकृति, लाकृति। देखिए ये होता है क्योंकि स्वर की हमेशा मात्रा लगती है, क्या लगती है, स्वर पूरा नहीं चिपक जाता है व्यंजन से, स्वर की मात्रा लगती है, ठीक है। मात्रा लगेगा ये मतलब ये नहीं जो आधा हो गया, आधा नहीं हुआ, पूरा ही है। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से ये आपने यण संधि को समझा, आप लोगों को समझ में आया, पक्का, सीधी सी बात है। इको यणचि, इकः यणचि, इकः स्थाने यण स्यात् अचि परे, इकः स्थाने यण स्यात् अचि परे, यानी एक के स्थान में यण हो, स्वर बाद में हो, तो अच के परे यानी बाद में रहते हुए, ठीक है। एक ई उरी लिरी, ये सब ई उरी लिरी थे, बाद में अच आया, इसमें ओ आया, इसमें आ आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया। अब कोई भी स्वर आ सकता है, ई भी आ सकता है, ऊ भी आ सकता है, री भी आ सकता है। आई बात समझ में। ये सिंपल से मैंने सरल उदाहरण इसलिए लिए क्योंकि आप लोग इन्हें हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, संस्कृत में भी प्रयोग करते हैं, यद्यपि वो आप हिंदी में भी करते हैं, यद्यपि मैं वहां जा रहा था लेकिन जा नहीं पाया, ठीक है। वैसे स्वागतम रोज यूज करते हो हर विवाह में, देखते हो गेट पे क्या लगा रहता है, स्वागतम लगा रहता है, उसका संधि विच्छेद क्या होता है, सुधन, बस संधि है। हाँ, वैसे पित्राज्ञा, पिता की आज्ञा, मातृ आज्ञा, मात्राज्ञा हो जाएगा। लिरी धन आकृति लाकृति, इसके उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, जरूरत की कमी पड़ती है, ठीक है। ये उदाहरण आपको बहुत मिलेंगे, यो वाले, वो वाले, री वाले। आई बात समझ में, सबसे ज्यादा मिलेंगे ई और ऊ वाले, जैसे सुधीधन उपास्य, शुद्ध्युपास्य, सुधीधन उपास्य, शुद्ध्युपास्य। और वैसे ही जैसे आप प्रत्येक, प्रत्येक लिखते हो ना, प्रत्येक क्या संधि विच्छेद होते जानता है कोई, प्रतिधन एक, एवरीवन का अंग्रेजी में, ठीक है। प्रतिधन एक, इसमें भी सेम यही, ई का यो हुआ है, ई का क्या हुआ है, यहाँ पर देखो ये ई था ना, इस ई को निकाल के यो रख दिया, नहीं रख दिया, एक ही मात्रा ऊपर से लगा दी। आई बात समझ में, सीधी सी बात है बच्चों। इस प्रकार आपने आज ये जड़ संधि को जाना, लिखो।